हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज आप सबके लिए हिस्ट्री के टॉप 7 लॉन्ग क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 3 से 4 साल लगातार पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि यह सेट कितना है, 6 है। और आपने सेट 1 से लेकर 5 तक नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और बहुत से स्टूडेंट क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव कंप्लीट है लेकिन सब्जेक्टिव कंप्लीट है नहीं, तो वो स्टूडेंट क्या करेंगे, सब्जेक्टिव अच्छा खासा तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल के माध्यम से अच्छा से अच्छा तैयारी कर सकते हैं, बेहतरीन नंबर ला सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, सभी वीडियो को जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जो भी सब्जेक्ट है, उस वीडियो का सब्जेक्टिव देखिए और अपने कॉपी में टाइम है तो कॉपी में नोट करते हुए चलिए और समझिए। अगर आपका बेहतरीन से बेहतरीन नंबर नहीं आया तो चैनल कुंदन सर के चैनल को अनसब्सक्राइब करके जाइएगा और आपको अपनी भाषा में समझाए, देहाती भाषा में, ठीक है। तो हम यही कहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी के सभी वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अभी तक आपने जम के एक बार शेयर नहीं किया है तो जम के शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप सबके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ा सा मेहनत करने की लगता है। तो थोड़ा सा मेहनत आपको क्या है कि अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आ सके। और जो नए नए स्टूडेंट हैं वो 2-4 वीडियो देखिए और अच्छा नहीं लगेगा तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, या तो इसी वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि मेरा पढ़ाने का तरीका किस तरह का है, ठीक है। तो 1 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के तत्कालीन कारण क्या थे। और हम आपको कह रहे हैं कि ये वीडियो ये प्रश्न आने वाला है तो आने वाला, इसे डबल स्टार मान लीजिए तो मान लीजिए, इतना चैलेंज देते ये आएगा तो आएगा, ठीक है। या तो इसी प्रकार के 1857 के क्रांति पर कोई ना कोई प्रश्न आएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से उत्तर देखते हैं कि 1857 के विद्रोह एकाएक नहीं उठा था। ये जो 1857 का जो विद्रोह है वह एकाएक नहीं उठा था, बल्कि देखिए लंबी अवधि से चल रही अंग्रेजों के अत्याचार के परिणाम के कारण 1857 का विद्रोह हुआ था। देखिए ये जो 1857 की जो क्रांति है वो एकाएक नहीं उठा, बल्कि जो क्या हुआ, अंग्रेज को धीरे धीरे अत्याचार बढ़ने लगा भारत पर, ठीक है। भारत के जो सैनिक हो गया, लोग, किसान हो गया, उन सब पे क्या हुआ, अत्याचार बढ़ने लगा तथा अंग्रेजों ने हमारे शासनकाल में अनेक बदलाव किया। और धीरे धीरे क्या हुआ कि अंग्रेज ने भूमि को हो गया, किसान, खेती बाड़ी, ये सब हो गया, उन सब में चेंजेस करने, मतलब बदलाव करना स्टार्ट कर दे। कौन थी, हमारे अंग्रेज लोग, ठीक है। जैसे भारतीय लोगों में असंतोष व्याप्त था और में भारत में जो किसान रहते थे, सैनिक रहते थे, जितने भी लोग रहते थे, उन सबको असंतोष थी। वो चाहते थे कि हमें बहुत ही नफरत हो गया अंग्रेज से, वो सब बहुत गुस्से स्टार्ट हो गया, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, 1857 पूर्व सैनिकों को ब्राउन बेस नामक राइफल दिया जाता था। फिर बाद में क्या हुआ, 1857 की जो क्रांति हुआ था उससे पहले मतलब 1856 में मान लीजिए, 1855 में मान लीजिए, उसके पहले कौन सा बंदूक दिया जाता था, ब्राउन बेस दिया जाता। लेकिन बाद में क्या हुआ, उसके जगह पर, लेकिन 1856 में ब्राउन बेस राइफल की जगह पर एनफील्ड नामक राइफल दिया जाने लगा। कौन सा, एनफील्ड, ठीक है। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्राउन बेस की जगह पर कौन सा बंदूक दिया जाने लगा, तो एनफील्ड बंदूक देने जाने, ठीक है। तथा सैनिकों में यह अफवाह फैल गई कि यह सुअर और गाय के चमड़े से बना है। क्या है, गाय और सुअर के। देखिए हिंदुओं में क्या होता है, गाय प्रिय है और उसी प्रकार सुअर भी मुसलमानों में प्रिय है, तो दोनों में यही बात हो गया। तो ये भी अच्छा बात है आपके लिए, बहुत ही अच्छी बात है। समझिए थोड़ा सा क्या हुआ, सैनिकों को यह अफवाह फैला दिया कि जो मुस्लिम लोग हैं उसे कहने लगा कि ये सुअर के बना हुआ है। क्या है, सुअर के चमड़ा से बना हुआ। और जो हिंदू लोग हैं उनको क्या कहने लगे कि यह जो है ना बना हुआ बंदूक, वह गाय के चमड़ा से बना हुआ। तो हिंदू जो लोग हैं वह नहीं एक्सेप्ट करेगा, मुस्लिम लोग है वो नहीं एक्सेप्ट करेगा, जिससे भारतीय सैनिक इसे अस्वीकार करना चाहते थे, उसे स्वीकार नहीं करना चाहते, बोले हम कि इसे स्वीकार किसी भी हरगिज में इसे स्वीकार नहीं कर सकते। इसके कारण भी 1857 का विद्रोह हुआ तथा मंगल पांडे ने सर्जेंट को गोली मार दिया। फिर मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। इसके फलस्वरूप भी 1857 का विद्रोह हुआ था। और एक और बता दें कि सबसे पहले जो फांसी दिया गया था मंगल पांडे को ही दिया गया था, जो कि 1857 की क्रांति से था। और आपको बता दें कि जो देश जो आज़ादी हुआ 1947 में, आज़ादी का पीछे देखा जाए कारण, तो सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था, जो क्रांतिकारी स्टार्ट हुआ था, ये 1857 क्रांति से ही हुआ था। और ये सबसे ज़्यादा बड़ा भूमिका देखा जाए तो मंगल पांडे का भी है हमारे देश की आज़ादी में। तो ठीक है, ये भी आपको अच्छी तरह से समझ आया गया। और ये क्वेश्चन आपके लिए 5 नंबर का था, तो अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो 5 नंबर फिक्स है, नहीं याद करेंगे तो ज़िंदगी में नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न में। ये भी 5 नंबर का प्रश्न है, जितने भी क्वेश्चन है सभी के सभी लॉन्ग क्वेश्चन है।
दो नंबर प्रश्न पूछेगा कि मुगल शासक अकबर की उपलब्धियों पर प्रकाश डाले। ये जो अकबर है, अब आपको बता दें कि अकबर का हर साल, ये ऐसा कौन साल नहीं होगा जो नहीं पूछा जा रहा, अकबर का हर साल पूछना है तो पूछना है, ये रिकॉर्ड तो दिया हुआ है। तो यही कहेंगे कि अकबर के 2 नंबर या तो 5 नंबर में आना है तो आना है, तो यह से आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम इसके बारे में समझते हैं कि अकबर मुगल वंश का एक महान शासक था। क्या था? एक महान शासक था। इसकी गणना विश्व के महान सम्राटों में की जाती है। किसकी? तो अकबर की। महान सम्राट आप समझते हैं कि ग्रेट जो है, जो बहुत ही महान है, उसमें की जाती है। यह हुमायूं के उत्तराधिकारी थे। कौन थे? हुमायूं के उत्तराधिकारी थे। इसका राज्य अभिषेक पानीपत के दूसरे विश्व युद्ध में किया गया था। इसका राज्य अभिषेक 1556 में किया गया था। और ये जो पानीपत का जो प्रथम हुआ था, क्या कब हुआ था? 1526 में हुआ था। और ये दूसरा जो हुआ था 1556 में हुआ था। और उसी समय क्या हुआ? अकबर का अभिषेक किया गया था। ठीक है, जो कि 1556 से लेकर कब तक थे? 1556 से लेकर 1560 तक थे। और इसमें बैरम खां भी इसके संरक्षण रहे थे 1556 से लेकर 1560 तक। ठीक है, ये भी आपको याद करना बहुत जरूरी है। इसके संरक्षण बैरम खां थे, जो कि 1556 से लेकर 1560 तक रहे थे। अकबर के काल में अनेक सुधार और विकास का कार्य हुआ। क्या हुआ? ये जो अकबर है उसके काल में अनेक प्रकार के सुधार और विकास का कार्य हुआ, जो कि सबसे पहले जो देखा जाए, जैसे में 1562 ईस्वी में दास प्रथा की समाप्ति। क्या हुई? 1562 ईस्वी में दास प्रथा की समाप्ति हुई। 1563 में तीर्थ यात्रा की समाप्ति हुई। 1564 में जजिया कर की समाप्ति हुई। और आपको बता दें कि एक क्वेश्चन 1564 में जजिया कर की समाप्ति के कारण ये भी पूछा जाएगा, तो ये भी आप बता दीजिएगा, तो 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, उन्होंने अपने दरबार में विशेष क्षेत्र के विशेषज्ञ को संरक्षण दिया गया था। मतलब ये जो अकबर है वह क्या किया? पढ़ा लिखा तो नहीं था ज़्यादा अकबर, बोला जा रहा है कि अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वह क्या करते थे? अनेक प्रकार के, जैसे वेद हो गया, ये सब पढ़े लिखे आदमी हुआ, उनको संरक्षण देते थे। कौन? ये हमारे अकबर जी देते थे। ठीक है, जिसे नवरत्न कहते हैं। वह क्या कहते हैं? नवरत्न भी कहते हैं। उन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध की स्थापना की। कौन? तो ये अकबर चाहते थे किसके? राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध, मतलब विवाह करना, यह संबंध स्थापित करना। लेकिन अकबर एक मुसलमान था, लेकिन वे सभी धर्मों के विशेषज्ञ थे। मतलब जो अकबर है वह मुसलमान धर्म से था, लेकिन उसके पास क्या था? अनेक प्रकार के ज्ञान थे। वह किसी भी धर्म को ज्ञान अपने अर्जित कर लेते। कौन? तो ये हमारे अकबर जी थे। ठीक है, विशेष को संरक्षण थे। 1875 में धार्मिक वाद विवाद के लिए फतेहपुर सीकरी में धर्म संसद की स्थापना किए और सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को दीन ए इलाही नामक किताब में लिखते थे। कौन? आपके पूछेगा अकबर ने कौन सा लिखा है? तो दीन ए इलाही, दीन ए इलाही, ये आप जरूर याद रख लेंगे, लिखते थे। अकबर एक मुसलमान होते भी वह सूर्य को अर्घ्य देता था और माथे पर तिलक लगाते थे। देखिए, ये जो अभी के जो मुसलमान लोग हैं और अभी जो है, तो आप पता भी होगा कि जो मुसलमान लोग हैं वह सूर्य को जल नहीं देते। ठीक है, लेकिन ये जो थे अकबर, वह मुसलमान होते हुए भी क्या करते थे? सूर्य को जल देते थे। साथ ही साथ माथे पर तिलक, जो माथे पर तिलक हिंदुओं में लगाया जाता है, वह क्या करते थे? अकबर मुस्लिम होते हुए भी लगाते थे। तो ये भी आपके 5 नंबर का है। हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन है, हम 2-3 क्वेश्चन का बहुत स्टार मार्क लगाए। ये 1857 की क्रांति और ये भी क्वेश्चन जो कि 2 नंबर या तो 5 नंबर में पूछेगा, तब पूछेगा 100% हम इतना कह रहे हैं। अगर 2 नंबर में पूछेगा तो थोड़ा सा लिख दीजिएगा, और 5 नंबर में पूछेगा तो थोड़ा सा लंबा दीजिएगा, तो और अच्छा रहेगा आपके लिए। जितना याद कीजिएगा उतना ही अच्छा होगा। और अब अगर आप चाहते हैं कि बेहतरीन से बेहतरीन नंबर लाना, तो आप कॉपी में अपने नोट करते हुए चलिए, तभी आपका नंबर आ सकता है, बाकी नहीं आ सकता है। चलिए, और ये हम आपको ये भी कहते हैं, ये भी क्वेश्चन कहते हैं 3-4 साल से रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन बैंक खोलिए, आपको जरूर मिलेगा, तो मिलेगा ये प्रश्न। ठीक है, 3-4 साल से ऊपर पूछे मिलेगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर में बोला कि वर्धमान या महावीर स्वामी के जीवन पर प्रकाश डाले। महावीर स्वामी के प्रकाश डाले, जो कि 24वें तीर्थंकर है हमारे। कौन? तो ये महावीर स्वामी थे। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। महावीर स्वामी, जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व बिहार के वैशाली जिला के कुंडल ग्राम नामक स्थान पर हुआ था। और ये बता दें कि आपको ये प्रश्न 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये तो वर्धमान वाला होगा, या तो एक और क्वेश्चन है, ये देखिए, ये या तो ये जरूर पूछा गया, तब पूछा गया, तो इसे तो अच्छी तरह से याद जरूर कर लेंगे। चलिए अब पूछते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म, जिनका 540 ईसा पूर्व में बिहार के वैशाली जिले के कुंडल ग्राम नामक स्थान पर हुआ था। किसका?
तो 540 ईसा पूर्व में बिहार के वैशाली जिले के कुंडल ग्राम नामक स्थान पर हुआ था। इसके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। और माता का नाम क्या था? त्रिशला थी। क्या नाम था किसके? महावीर स्वामी के। क्या नाम थी? महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और माता का नाम क्या था? त्रिशला। इसका वास्तविक नाम वर्धमान था। किसका? तो ये हमारे महावीर स्वामी का मतलब बचपन का नाम था वर्धमान। ठीक है। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने संसार में विरक्त होकर राज भवय त्याग दिया और संन्यास धारण कर लिया। फिर आत्म कल्याण के पथ पर निकल गया। 22 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई और 62 वर्ष की अवस्था में मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष का अर्थ क्या होता है समझिए थोड़ा सा। ये मोक्ष का अर्थ क्या होता है कि मृत्यु हो जाना। ये जो होता है इस धर्म में होता है कि मोक्ष प्राप्त कर लेते मतलब मृत्यु हो जाता है। ठीक है। और इसके बारे में समझिए, जब 30 वर्ष के हुए ना, क्या हुआ? वह संन्यास लेना स्टार्ट कर दिए। क्या करे? संन्यास। इसके बारे में हम कहानी सुने थे कि ये कहीं गए थे ना, ये महावीर स्वामी जी है, वो कहीं गए। ठीक है। और उसके रास्ते में क्या हुआ कि कोई फकीर मिल गया। ठीक है। और कोई विधवा मिल गया। ये आप सबको पता भी होना चाहिए, जस्ट होगा पता। ये मिलते हैं और उससे कुछ प्रश्न करते हैं, तो ये भी क्या आते घर आते हैं और वे सन्यासी बन जाते हैं। और इसके बचपने में पंडित जी साधु जी कह देते हैं कि यह साधु बन जाएगा। तो सही में ये महावीर स्वामी जी है वह सन्यास बन जाते हैं। और 22 साल के कठिन तपस्या के बाद उसे क्या होता है? उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है और वो 62 वर्ष की अवस्था में उनका मृत्यु हो जाता है। तो आपको हम यही कहेंगे कि महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध, एक बार और याद रखिए, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों में से 5 नंबर का जरूर पूछेगा जो कि पूछेगा। और महावीर स्वामी के तो बता दिए, और गौतम बुद्ध का आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इन सभी सब्जेक्ट का बना हुआ है। ठीक है। तो आप सब बताइएगा कि आपको समझाने में मेरा कैसा योगदान चल रहा है। मतलब आपको जब समझा रहे हैं आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा होगा तो अभी चैनल को डिसलाइक करिए, मतलब वीडियो को डिसलाइक करिए और निकल जाइए। मेरे ख्याल से नहीं समझ, देखिए कहीं भी पढ़िए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो चैनल को जैसे वीडियो को डिसलाइक कीजिए और छोड़ दीजिए। क्या करना कोई फायदा है जब आपको समझ में नहीं आएगा। तो यही हम कहेंगे। और समझ में आ रहा है तो अच्छा खासा लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा दूसरों का भी सपोर्ट कीजिए, मेरा भी सपोर्ट कीजिए। इससे हमें और मोटिवेशन मिलेगा और आगे हम चुन के वीडियो लाएंगे। ठीक है। चलिए 4 नंबर प्रश्न में बोला जाए कि गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहते हैं। और ये गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहते हैं इसके बारे में समझेंगे। ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन 5 नंबर का ही आपको हम पहले ही बताया कि जितना भी क्वेश्चन है सभी के सभी लॉन्ग क्वेश्चन है। गुप्त काल को स्वर्ण काल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि गुप्त काल भारतीय इतिहास का एक युगांतकारी काल है। किसी भी काल को स्वर्ण काल उपलब्धियां द्वारा दी जाती है। गुप्त काल में स्वर्ण काल इसीलिए कहते हैं क्योंकि गुप्त काल में अनेक देश सांस्कृतिक चरमोत्कर्ष पर था। इस काल में ज्ञान, विज्ञान, कला स्थापत्य, साहित्य कला, मंदिर निर्माण कला, मूर्ति, मतलब देखिए इसमें बारे में समझिए। ये जो गुप्त काल है उसमें ना अनेक प्रकार के चेंजेस होने लगा और कुछ निर्माण होना इसी काल में हुआ था। जैसे मूर्ति निर्माण कला की विकास हुआ। भारत के सभी प्रखंड प्रमुख मंदिर और ग्रंथों का निर्माण इसी काल में हुआ था। देखिए थोड़ा सा समझिए गुप्त काल को क्यों इसीलिए महानता देने लगा। स्वर्ण काल को देखिए गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा था। स्वर्ण मतलब सोना। ठीक है। स्वर्ण मतलब क्या था? स्वर्ण। देखिए अब इसके बारे में समझिए। तो इसका कारण यही था कि जो गुप्त काल है ना उसमें अनेक प्रकार के कुछ न कुछ कार्य होना स्टार्ट हो गए, इसी के कारण इसका नाम दिया गया। और ये भी क्वेश्चन आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अगर आप अच्छी तरह से याद कर ले तो और आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। इस वंश के शासक ने संपूर्ण भारत को जीतकर अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। इस काल में आर्थिक, प्रासंगिक, राजनीतिक दृष्टिकोण को स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल कहा जाता है। तो ये आपके था कुछ इम्पोर्टेंट, और इसे याद कर लीजिएगा तो और अच्छा बात है, नहीं याद कीजिएगा तो भी अच्छा है, लेकिन ये ज़्यादा खासकर इम्पोर्टेंट भी है और नहीं भी है। इसे हम 1 स्टार मार के देंगे, जो कि आप अगर याद कर लेते हैं, बाय द वे कहीं पूछ लेगा तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट ही समझिए। ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए ठीक है। और देखिए ये जैन धर्म के है और इसे तो स्टार मार लीजिए तो मान लीजिए आएगा तो आएगा। ठीक है। चलिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण थे। ये जो जैन धर्म है और बौद्ध धर्म, इनका पतन का क्या कारण था इसके बारे में हम समझेंगे। और यह भी क्वेश्चन कितने 5 नंबर का है। चलिए हम इसके फटाफट काम करेंगे क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। बौद्ध धर्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जितना तीव्र गति से बढ़ रहा था, उतने ही तीव्र गति से महावीर स्वामी और बौद्ध धर्म के मृत्यु के बाद इस धर्म का पतन शुरू हो गया था। और इसका मतलब कहना है कि जब महावीर स्वामी जी थे और बौद्ध धर्म थे, वो दोनों की मृत्यु जब हो गई ना, तो वो क्या हुआ, बौद्ध धर्म या जैन धर्म
क्या है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का पतन धीरे 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 बैठना स्टार्ट हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कोई दुकान खोले और आपके जो पापा है, भाई है, बहन है कोई, ठीक है, और आपके दुकान खोल दिया है और 2 साल आपने बहुत अच्छी खासा मेहनत करके और इसे बहुत अच्छा दुकान बना दिया, लेकिन बाद में क्या हुआ, आप इस दुकान को छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो आप घर पे बैठे बैठे काम कर रहे तो नहीं अच्छा खासा बिक्री चला, तो धीरे धीरे क्या हुआ, इस सामान की डाउन होने लगा। यही कहा जा रहा है बौद्ध धर्म और जैन धर्म का। ठीक है, तो इसके कुछ कारण थे, जैसे कि बौद्ध धर्म का बदलाव स्वरूप, जो बौद्ध धर्म का है बदलता स्वरूप बताया जा रहा है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म में अनेक जटिलता आ गई, साथ ही साथ मूर्ति पूजा का समावेश होने लगा, ये जो इसका पतन का कारण है। क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, 6वीं शताब्दी के बाद वहाँ पर मूर्ति पूजा होने लगा। मूर्ति पूजा का अर्थ क्या होता है कि जैसे दुर्गा जी हो गया, महारानी जी हो गया, ये सब हो गया ना, इन सभी देवताओं का पूजा होना स्टार्ट हो गया। लेकिन जो बौद्ध धर्म था या जैन धर्म था उस समय पूजा वूजा नहीं किया जाता था। ठीक है, संघ में प्रवेश बुराइयाँ, मतलब क्या हुआ, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की बुराइयाँ स्टार्ट होने। बुद्ध के मरने के बाद बौद्ध बिहारी में भिक्षुक भोग विलास लिप्त हो गया, इस पतन का जो इसका पतन का कारण था। और इसमें क्या हुआ, बौद्ध भिक्षु भी विलुप्त होने लगा, इसको कोई संरक्षण नहीं मिला था, क्या करेगा। और ये आगे क्वेश्चन है, राजकीय संरक्षण की समाप्ति। राजकीय संरक्षण मतलब क्या होता है कि सुरक्षा और रक्षा नहीं देना, उसी के कारण है। ठीक है, तो देखिए शुरू में मौर्य वंश और पाल वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, परंतु पाल वंश की समाप्ति के बाद उसे कोई वंश सहायता नहीं किया, जिसके कारण भी बौद्ध धर्म का विभाजन होने लगा। क्या हुआ, शुरू में जब 6वीं शताब्दी से पीछे क्या हुआ, उसे मौर्य वंश और पाल वंश ने क्या किया, उसे संरक्षण देता था कि हाँ इसे पैसा वैसा कुछ न कुछ सामान वामान देता था, किसको, बौद्ध धर्म को दिया जाता। लेकिन बाद में क्या हुआ, पाल वंश का जब समाप्ति हो जाएगा तब उसके बाद कोई भी इसको सहायता नहीं दिया जाना। तो इसका भी एक कारण था जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म का विभाजन। बौद्ध धर्म का विभाजन देखिए, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म हीनयान, महायान, थेरवाद और ब्राह्मणयान आदि में बांटा गया, जिसके कारण यह हुआ कि बौद्ध धर्म का पतन होने लगा। और आपको पता है कि बौद्ध धर्म का जो विभाजन हुआ किसके, हीनयान और महायान, थेरवाद और ब्राह्मणयान, ये सब में क्या हुआ, बंटने लगा, धीरे धीरे विभाजन होने लगा। तो इसका भी एक कारण था बौद्ध धर्म के पतन का। ठीक है, और ये आपके लास्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की मृत्यु के बाद अनेक शिष्यों को कोई संरक्षण नहीं दिया जाता था, इसी कारण भी बौद्ध धर्म का विभाजन होने लगा। और क्या हुआ, बाद में बौद्ध धर्म जो है उनको कोई संरक्षण नहीं दिया जाता था, कोई अति समावेश कुछ भी नहीं। तो ये भी एक कारण था। और हम आपको ये चैलेंज ये भी कहते हैं कि ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, तो आपका बेहतरीन नंबर आ सकता है। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। तो मेरा जो पढ़ाने का तरीका है ना, वो किसी भी चीज़ को डिफिनेशन के साथ या एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाते हैं, चाहे मेरा ऑब्जेक्टिव क्यों ना हो या सब्जेक्टिव क्यों ना हो, जो भी पढ़ाएं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाएं। और ये जो मेरे प्यारे स्टूडेंट होते हैं, मतलब जो पीछे वाले जो पुराने स्टूडेंट होंगे, उसको पता भी होगा कि सर हाँ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ ही पढ़ाते हैं। तो ये भी आपके हो गए, ये डबल स्टार मान लीजिए, डबल की ट्रिपल एक इसको स्टार मान लीजिए, इसको तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसे बहुत अच्छी तरह से याद कर लेंगे। चलिए, 3 को स्टार मानने वाला कौन सा क्वेश्चन होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, 3 को स्टार मानने वाला, तो इसे आप अच्छी तरह से जरूर याद कर लेंगे। चलिए, ये आपके सामने 6 नंबर प्रश्न है कि प्लासी युद्ध के कारण और परिणाम लिखे। ये जो प्लासी युद्ध हुआ था, इसका क्या कारण था, इसके परिणाम लिखना है। तो ये भी ज़्यादा खासकर देखिएगा 2021 में तो पूछा गया है 2 नंबर में, तो खास करके 5 नंबर में पूछ ले या तो 2 नंबर में पूछेगा तो इसका आधा लिख दीजिएगा, तो इसमें भी आ जाएगा। ठीक है, जो कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। प्लासी का युद्ध 1857 ईस्वी में अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। किसके, सिराजुद्दौला, क्या नाम है, सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, किसके, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में। ठीक है, प्लासी का युद्ध एक प्रमुख युद्ध था। क्या था, ये जो प्लासी है इसका ये युद्ध था, ये क्या है, ये प्रमुख युद्ध था। इस युद्ध का परिणाम यह था कि अंग्रेजों के द्वारा दस्तखत का दुरुपयोग करना, क्योंकि 1717 में ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखसियार ने अपने आदेश पर व्यापारियों को कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दिया था। देखिए थोड़ा सा समझिए कि ये जो बादशाह जो है, मुगल बादशाह, उन्होंने क्या किया, जो किसान हो गए या और कोई भी लोग हैं जो बाहर के व्यापारी हो गए, उन सबको कह दिया था क्या कि अगर आप यहाँ पर व्यापार करें ना, तो आपको कोई टैक्स वैक्स नहीं देना है। तो
भारतीय अनुमति दे दिया था। लेकिन क्या हुआ, लेकिन अंग्रेज भारतीय व्यापार के साथ साथ अन्य व्यापारियों के माल को अपना माल बताकर पूरे माल को क्षति पहुंचाते थे। और क्या करते थे अंग्रेज, धीरे धीरे क्या अंग्रेज का फिर देखते अब शासन चलना स्टार्ट हो गया। तो ये आपको पहले बताया कि 1857 का जो क्रांति का जो कारण था, ये धीरे धीरे अंग्रेज का जो बदलाव था, इसी कारण होना स्टार्ट हो गया। देखिए अब आगे चलिए, माल को पहुंचाना, क्षति पहुंचाने लगा भारत के जो किसान उसान थे उनका भी। इस क्रांति के रोकने के लिए सिराजुद्दौला के स्थान पर मिर्जाकर को बंगाल के स्वाथन यहाँ पर स्थापना का नवाब बनाया गया, जो अंग्रेजों का गुलाम था। इस युद्ध के बाद बंगाल की सत्ता अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के हाथ में आ गया। और बाद में क्या हुआ, इस युद्ध के बाद क्या हुआ, बंगाल के जो बंगाल का जो सत्ता है ना, वो किसके हाथ में, अंग्रेज के सत्ता हाथों में चला गया। तो धीरे धीरे अंग्रेज का जैसे हो गया ना वर्चस्व, धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुआ। अंग्रेज बहुत ही शासन किया हमारे भारत, बहुत हद से ज़्यादा किया है। और भारत को सोने का चिड़िया भी कहा जाता है, और ये आपको पहले भी पता होगा, ठीक है। चलिए, और ये क्वेश्चन आपके 7 नंबर लास्ट क्वेश्चन है चलिए बहुत अच्छी बात है। और 7 क्वेश्चन आप कर लेंगे। हम्पी पर टिप्पणी लिखे, हम्पी, ये भी क्वेश्चन सबसे बेस्ट है। और हम ये आपको यही कहेंगे कि जितना मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है अपने कॉपी में नोट करते हुए चलिए, ताकि आपको बेहतरीन से बेहतरीन नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सके। तो चलिए इसके बारे में चलते हैं। हम्पी जो विजयनगर की राजधानी है और कर्नाटक का एक प्रमुख स्थल है। क्या है हम्पी, क्या है, तो एक विजयनगर की राजधानी है जो, और या कर्नाटक का एक प्रमुख स्थल है। विजयनगर की राजधानी के कारण मध्यकाल में यहाँ पर स्थापत्य कला का बहुत ही विकास हुआ। किसमें, स्थापत्य कला का बहुत ही विकास हुआ। इसकी जानकारी अंग्रेजों के सर्वेक्षण से पता चलता है। किसके, अंग्रेजों के सर्वेक्षण से पता चलते हैं। यह नगर कृष्ण और तुंगभद्रा के 2 आब में बसा हुआ है। आब नहीं होगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक कुछ न कुछ और होगा, बसा था, जो उस समय सार्वजनिक उपजाऊ जगह था। कहाँ पे, तो ये तुंगभद्रा नदी और कृष्ण नदी के किनारे बहुत ही उपजाऊ था, ठीक है। और कहा जाता है कि वानरज वाली यहाँ रहते थे, वानरज वाली रहते थे, क्योंकि कनिष्क की किंगा पर्वत जो वाली की राजधानी थी, यह तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा था। यहाँ अनेक महानवमी इमारत थी, जैसे डिब्बा कमलामाला, विट्ठल स्वामी का मंदिर था, और मंदिर का और हथियार भी था, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसके बारे में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है हमें थोड़ा सा, क्योंकि ये मेरे द्वारा लिखा नहीं गया, कोई स्टूडेंट को दे देते हैं तो ये लिख देते, ठीक है। लेकिन मेरे कॉपी में लिखा हुआ होगा सही, ठीक है, और वे लिखे होंगे तो थोड़ा सा रॉन्ग लिखे हैं, ठीक है। लेकिन चलिए आप सब मिला के जरूर लिख देंगे। और थोड़ा सा आपसे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था वीडियो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर देख लीजिए कितना क्वेश्चन था, 7। अगर आप इस वीडियो को थोड़ा सा एक बार और रिवीजन कर लेते हैं तो आपका 20 नंबर, मेरे ख्याल से 20 या 10 नंबर आपको इस वीडियो से मिलेगा तो मिलेगा। अगर आप कर लेते हैं अच्छी तरह से, तब नहीं कीजिएगा तो आपका घाटा होगा, ठीक है। यही नहीं कहता कि किसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं होता, आपका घाटा होगा, ठीक है। और अगर आप इससे भी ज़्यादा बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट का बना हुआ है, सभी का सब्जेक्ट ही बना हुआ है प्लेलिस्ट में। जाकर देखिए चैनल के प्लेलिस्ट, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कीजिए, वहाँ से मिलेगा। अगर आपको चाहिए PDF तो PDF के लिए भी बना हुआ टेलीग्राम ग्रुप बना होगा, वहाँ से भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। या तो आप देखिए हिस्ट्री के सेट 1, 2, 3, 4, 5 वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कि बना हुआ है, कंप्लीट है, ठीक है। और यही कुछ ही दिन में हुआ है। और अभी तक आपने टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिएगा क्या, सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार, तो आपको PDF ग्रुप मिल जाएगा, तो वहाँ पर PDF आपको मिल जाएगा। और नहीं मिल जाता आप हमसे इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी तक आपने वीडियो को क्या किए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी दीजिए। और वीडियो को कम से कम अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि हम आने वाले वीडियो को 2-4 और जल्दी ला सकें। और आप सब कमेंट कीजिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, सब्जेक्ट का, तो वो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, तो हम जरूर आप सबके लिए लाएंगे, ठीक है। और चैनल पर फर्स्ट आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।